हाँ तो गाइस, आज आप देख रहे हैं एनजी गेमिंग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नमन गिरधर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको एक पीसी गेमिंग पीसी बिल्ड करना है तो आप उसके लिए, या फिर कोई भी पीसी बिल्ड करना है तो उसके लिए आप टिप्स और ट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए जो मैं आपको अच्छा पीसी बिल्ड करने में जो आपको हेल्प करेंगी, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी ईमेल पर कि अच्छा पीसी बिल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, जिससे कि बिकॉज आजकल सबको एक ही ज़रूरत पड़ती है कि पैसे कम हो बट परफॉर्मेंस अच्छी हो, और जिससे कि हम पीसी अच्छा बिल्ड हो और हम उस पर अच्छी परफॉर्मेंस का मज़ा ले सकें। तो मैं आपको ये बताऊंगा, पहली चीज़ जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप अगर कोई सीपीयू चूज़ करें, सबसे मेन चीज़, जब भी आप एक सीपीयू चूज़ कर रहे हैं तो वो आप डायरेक्ट सिर्फ लोगों की बातें सुनकर या फिर इंटरनेट पे सीधा रिसर्च कर या देख कर कि कौन सा सबसे ज़्यादा चल रहा है, ऐसे मत लें। बिकॉज क्या होता है कि आपने जो सीपीयू लिया है, मान लो आपको इंटरेस्ट आया कि आपको पैसे भी हैं, आपने सोचा कि यार मैं ले लेता हूँ i7 के 10th जनरेशन ले लेता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है, अच्छा सीपीयू है, बहुत अच्छा सीपीयू है, बट इतने पैसे वेस्ट क्यों करने अगर आपको सिर्फ एडिटिंग ही करनी हो, राइट। अगर आपको सिर्फ एडिटिंग करनी है तो आपको इतने पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत हुई सिर्फ लोगों की बातें सुनने के बाद। इसलिए आपको पहले रिसर्च करो कि इंटेल लेना चाहिए, एएमडी लेना चाहिए, एएमडी में कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, कौन से वर्जन्स लेने चाहिए, जनरेशन कौन सी लेनी चाहिए, और कौन से मॉडल नंबर लेने चाहिए, क्या उनका काम है। जैसे कि अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो आप सिर्फ गेमिंग के लिए फालतू में i9 थोड़ी ना खरीदोगे, राइट। क्योंकि अगर चाहे वो ऑलराउंडर है आपका, बट फिर भी आपका क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप इतने पैसे वेस्ट करो और सिर्फ आपको गेमिंग करनी है। बट अगर आपको गेमिंग प्लस एडिटिंग करनी है और साथ में अच्छी परफॉर्मेंस और जल्दी चाहिए हो, तो हाँ, हम मान सकते हैं कि आप आईफोन i9 ले रहे हो, बट पहले ही सीधा वो लेने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं ये सबसे पहले बोलता हूँ कि अगर आपको एक पीसी बिल्ड करना है तो प्लीज़ सबसे पहले आप रिसर्च करें, आप चेक करें कि कौन सा सीपीयू आपके लिए बेस्ट है, आपका वर्क क्या होगा उस पीसी के ऊपर, जिस वजह से आपको पीसी लेना है वो किस लिए है, उसकी वजह से आपको पता लगेगा कि आपका क्या पीसी लेना आपका सही बनता है, कौन सा मॉडल नंबर, कौन सा प्रोसेसर लेना, सीपीयू कौन सा लेना बेटर पड़ेगा और आपको सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं लोगों को कहता हूँ वो ये होगी कि आप जब भी कुछ लें पीसी के लिए, मदरबोर्ड अगर आप लेने वाले हैं तो मदरबोर्ड भी आप सोच समझ कर लें। ये नहीं है कि आपने देखा और आरजीबी चाहिए आपको सारे ही आरजीबी ले लिए, बिकॉज आजकल आरजीबी का ज़माना है, आरजीबी से लोगों को प्यार है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ आरजीबी ले लेंगे, क्योंकि देखिए आरजीबी बहुत महंगी आती है और आपको वही सेम जो उसकी फंक्शनिंग है आरजीबी के अलावा आपको सस्ते में कोई और मदरबोर्ड भी दे सकता है। तो इसलिए इतने पैसे आरजीबी पे मत वेस्ट कीजिए, आपको वही सेम परफॉर्मेंस सस्ते में बिना आरजीबी वाले मदरबोर्ड में मिल सकती है। और आप लेने से पहले सारे ब्रांड्स को चेक करें, उनके प्राइस को टैली करें कि कौन सा ज़्यादा प्राइस जो है वो बेटर है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि देखा किसी से सुना और जस्ट आपने सीधा परचेज कर लिया वो वाला मदरबोर्ड, आपको ये भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कितने रैम स्लॉट्स हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि रैम स्लॉट्स अगर आपको लेने हैं तो 4 रैम स्लॉट्स वाला ज़रूर लें, और अगर आप 2 वाला ले रहे हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। बट जस्ट मेरा ये एक एजम्पशंस है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको 4 वाली ही लेनी चाहिए, वो महंगी भी होती है, आप 2 वाली भी ले सकते हो। बट जैसे कि मैं अगर अपने पीसी में कंपोनेंट्स लगाऊंगा तो मैं 4 रैम वाला ही लूँगा, बिकॉज मुझे एक मतलब मन से एक शौक है कि मुझे 4 लगानी है उसके अंदर, चाहे मैं 16 GB के लगाऊँ या 32 के लगाऊँ या फिर मैं 4 GB के लगाऊँ। बट हाँ, आप लोग भी अगर लेते हैं तो आप दो रैम स्लॉट वाला भी ले सकते हैं। बट हाँ, ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि आप उसके अंदर GPU एंड CPU एंड रैम वाले स्लॉट्स वाली मदरबोर्ड ले रहे हैं। आजकल सब आते हैं, बट फिर भी आप उस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ में मैं आपको ये बोलूँगा कि आप मदरबोर्ड लेने के लिए सबसे ज़्यादा रिसर्च करें, बिकॉज एक मदरबोर्ड ही होता है जो अच्छा, अगर आप लोगे तभी आपकी पीसी को अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बिकॉज किस लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपकी हर एक चीज़ एक मदरबोर्ड ने ही संभालनी है। अगर मदरबोर्ड ही बेकार होगा तो फिर वो परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा असर तो पड़ता ही है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ले रहे हो तो अच्छा मदरबोर्ड लो कि वो आपके प्रोसेसर को अच्छी पावर दे सके, आपके GPU को, आपके रैम को अच्छी पावर दे सके। तो ऐसे पैसे वेस्ट नहीं होंगे, वेस्ट मत करना। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप पहले फर्स्ट स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। पहले आप CPU अच्छा देखें, उसके बाद मदरबोर्ड अच्छा देखें। अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं तो भी ये नहीं है कि पैसे सारे उड़ा दो, ठीक है, आप उसको सेव भी कर सकते हो। आप रिसर्च करो पहले, ऑनलाइन रिसर्च नहीं करना तो आप ऐसे करो कि मैंने एक वीडियोस पहले डाली हैं 2, मैं अपना बिल्ड करने वाला हूँ, धीरे धीरे मैं अपने कंपोनेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप उसको भी देखते रहो साथ साथ। जो मैं वीडियोस डालूंगा आप उसको देखते रहो, आप मेरे जैसा पीसीबी बिल्ड कर सकते हो। और मैं सिर्फ और सिर्फ अराउंड 50,000 में मैं उसको कंप्लीट सेटअप उसका बना लूँगा।
तो अच्छा गेमिंग वो भी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने हैं और मैं भी आप लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मुझे आपके में से कुछ बहुत सारे लोग अमीर भी हैं, ठीक है, बट जैसे मेरे माँ बाप मुझे इतना पैसा नहीं देते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 50,000 से भी नीचे नीचे ही मैं उसको बनाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे 50,000 भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसलिए मुझे सिर्फ गेमिंग करनी है, मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि ठीक है महंगा या सस्ता, मुझे 50 वाले में भी बढ़िया मिल जाएगा। तो आप मुझे फॉलो करते रहो, मैं जो जो वीडियोस डालूंगा कि आपको उससे एक आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या चीज़ डाली और क्यों डाली है। मैं हर एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया कि रैम कौन सी मैंने यूज़ की है और मैं वैसी ही रैम्स और लेके आने वाला हूँ। और उसके बाद आपको मैंने बताया उससे पहले वाली वीडियो में भी, सबसे पहली जो मेरी वीडियो है उसमें है कि मैं कैबिनेट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, और वो भी बड़ा सस्ता कैबिनेट है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि कहाँ से खरीदे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आप लास्ट तक रुके रहो, ये पूरी वीडियो देखो कि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से लेना है। तो गाइज जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप रैम लेते हैं तो रैम के साथ कैसे, कौन सी रैम ले, कैसे ले। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि, कहते भी हैं कि रैम जो है वो 2400 मेगाहर्ट्ज की मतलब 3000 किलो, 32 किलो। मैं ये बोलता हूँ कि आप 2400 मेगाहर्ट्ज की भी ले लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, 19-20 का फ़र्क पड़ता है। हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता लगेगा गेमिंग के टाइम पर, और इतने पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 3000 एंड 3200 की बहुत महंगी आती हैं रैम्स। हाँ ठीक है, मे बी आप लोग सोचोगे कि मैं गलत हूँ या ज़्यादा लेने से कुछ फ़ायदा हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप 2400 ही लो, सस्ती भी पड़ेगी, और आप उसके उसी रेट में आप 1-2 और एक्स्ट्रा ले सकते हो, तो आपको वो भी फ़ायदा हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो मैं ये बोलूँगा आपको कि रैम के लिए कि आप रैम जो लो वो हमेशा आप 2400 मेगाहर्ट्ज की ही लो, आपके पैसे बचेंगे और आपको फ़ायदा भी उसी से होगा। और जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉर्सर की, उसके बारे में मैंने, ये वाली मैं कॉर्सर की रैम यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, सारा रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग मैंने की हुई है, तो आप इसको जाकर ज़रूर देखो, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रैम अच्छी है या नहीं है, ठीक है। और जो अगर आप रैम ले लेते हो, उसके बाद अगर आप मदरबोर्ड ले रहे हो और अगर आपका मदरबोर्ड 4 रैम स्लॉट वाला है, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि जो रैम आप लगाओगे उसमें, तो आपने कभी भी, अगर ये 4 है तो ये नहीं है कि फर्स्ट एंड सेकंड में रैम लगा दी या फिर यहाँ और यहाँ लगा दी, नहीं, आप एक सेकंड में लगाओ और एक फोर्थ में लगाओ, हमेशा आप यहाँ पे लगाओ। आपने मोस्ट ऑफ दी यूट्यूबर्स को यही सुना होगा कि वो यही बोलते हैं कि आप यहाँ एंड यहाँ लगाओ, आप ये सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में मत लगाओ, हमेशा सेकंड एंड फोर्थ में लगाओ अगर आप 2 लगा रहे हो। हाँ तो गाइज हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं, जो मेन सबसे ज़्यादा, मतलब बाकियों से भी ज़्यादा मेन स्टेप है, जो एक हार्ट है बिल्ड का इसका, वो है ग्राफिक्स कार्ड। तो जब आप ग्राफिक कार्ड एक चूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि आप एनवीडिया का लें या AMD का लें, ठीक है। तो आपको मैं ये बता दूं कि दोनों की परफॉर्मेंस ऑसम परफॉर्मेंस है, आप लाइक कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि लेने से पहले आप उसका ऑनलाइन रिव्यूज़ देखें, आप यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखें। अभी मैंने ऐसे किसी चीज़ पे वीडियो नहीं बनाई है, बट आई विल सजेस्ट कि कहीं और आप सर्च करो और उनकी लोगों की वीडियोस देखो। जैसे कि आपको अगर कोई 12,000 रुपये का कोई ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है, तो वही सेम AMD का भी मिल सकता है और सेम प्राइस पे एनवीडिया भी हो सकता है। बट ये नहीं है कि सेम प्राइस है तो आपको AMD पसंद है तो आपने AMD उठा लिया, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके रिव्यूज़ देखो, बिकॉज मे बी हो सकता है कि जो 12,000 रुपये सेम प्राइस पे आपको AMD का ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है, उससे अच्छा एनवीडिया का हो। ये पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी ये है। तो अगर आप ये लेते हो तो पक्का आप पहले रिसर्च करो, उसके बारे में रिव्यूज़ देखो, उसके बाद आप जाकर उसको लो, ठीक है। और दूसरी चीज़ अभी मैं ये बोलूँगा, अगर आपको सीधा सीधा मैं आपको बताऊँ कि यार नमन भाई बिल्कुल कंफ्यूजन मत दो, सीधा सीधा बताओ कौन सा ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है। अगर बजट में आपको लेना है तो आप 1650 ले सकते हो, एनवीडिया का GTX 1650 या 1650 सुपर। बट सुपर थोड़ा प्राइस हाई हो जाता है, 1650 में भी आप ले सकते हो, आपका सही चल जाएगा यार। 4 GB का है वो, ठीक है। उसकी मेमोरी कभी कभी ज़्यादा मतलब फुल हो जाती है तो वो थोड़ा परेशान करता है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी मिल जाएगी। आपको सुपर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बजट अच्छा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट है, तो आप सुपर जाकर ज़रूर लो। 1650 GTX 1650 का सुपर जो है वो ज़रूर लो। AMD में मैं कोई सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज मुझे खुद AMD नहीं पसंद, तो मैं हमेशा एनवीडिया के साथ ही जाता हूँ। हाँ तो गाइज हम आते हैं अब एक नेक्स्ट स्टेप पे, जो है हमारा 5th स्टेप, जो कि है हमारा स्टोरेज। तो आप स्टोरेज में हमेशा SSD यूज़ करें,
लाइक मोस्टली जो लोग हैं वो SSD जब यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करते हैं लाइक 240 GB की SSD लगा देंगे और साथ में 1 TB की हार्ड डिस्क लगा देंगे HDD। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ SSD ही लें, लाइक 1 TB की, बट वो ज़्यादा महंगी होती है तो इसलिए लोग SSD ले लेते हैं और उसके ऊपर दूसरी अपनी हार्ड डिस्क लगा देते हैं एज अ नॉर्मल स्टोरेज। बट मैं जो बिलीव करता हूँ, मैं वो इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आप SSD ही लें। जैसे कि मैं ओनली SSD लेने वाला हूँ 1 TB की या 2 TB की, या फिर मैं 1 TB की 2 लगाऊंगा, बिकॉज मुझे विश्वास नहीं है कि मैं दूसरी हार्ड डिस्क लगाऊँ, मुझे लगता है वो स्लो कर देगी। नमन भाई आप क्यों सोच रहे हो कि SSD ही लेनी चाहिए? तो भाई लोग मैं आपको ये बताऊंगा कि SSD लेने से आपका जो प्रोसेस टाइम होता है वो फास्ट हो जाता है। लाइक अगर आप हार्ड डिस्क लेते हो वो काफ़ी स्लो होती है। अगर आप फोटो लोड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप गेमर हो या फिर आप प्रोडक्शन आपने कोई करनी है, आपने कोई एडिटिंग करनी है, आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर आपके पास SSD है। बिकॉज जो चीज़ आपने SSD में रखी है वो जितनी जल्दी लोड होगी उतनी जल्दी आपको PC में वो उसका मतलब आपका इफेक्ट दिखेगा। ये अगर आप नॉर्मल HDD लेते हो वो थोड़ी स्लो होती है, SSD काफ़ी फास्ट होती है उससे, तो आप काफ़ी फास्ट चीज़ लो, आपकी जल्दी से जल्दी उसकी प्रोसेस होगा, जल्दी से वो लोड होगी, उतनी जल्दी ही आपको वो फ़ायदा देगी। अगर आप PC में कोई भी चीज़ खोल रहे हैं और वो SSD में आपने सेव की हुई है तो वो बहुत जल्दी प्रोसेस होकर खुलती है। तो यही था 5 स्टेप जो कि आप नॉर्मल हार्ड डिस्क की जगह SSD लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर आप SSD एक लें सस्ती वाली लाइक 240 GB की, एंड एक आप 1 TB की हार्ड डिस्क ले सकते हो जो ऑलमोस्ट दोनों सेम प्राइस पर आती हैं। बट उसमें भी आपको नुकसान नहीं है, आपको उसमें फ़ायदा ही है। बिकॉज क्या होगा कि आप जो भी चीज़ आपको गेम्स हैं या फिर आपके सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं वो आप आराम से उसमें अपने SSD में स्टोर कर सकते हो, जिससे कि आपका प्रोसेस फास्ट ही रहेगा। बट उसकी ऑफलाइन जो फाइल्स होंगी वो आप हार्ड डिस्क में रख सकते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अब आते हैं हम अपने 6th स्टेप पे। तो गाइस जो हमारा 6th स्टेप है वो ये है, जो कि गोल्डन रूल है बिल्डिंग का, एक PC बिल्डिंग का। तो वो ये है कि आप जो PSU या फिर आप बोलते हैं कि कंप्यूटर सप्लाई चूज़ करें, वो हमेशा एक अच्छी सप्लाई चूज़ करें। बिकॉज एक वही है जो आपके सिस्टम को पावर देने वाली है। बट पहली चीज़ जो है वो ये कि पहले ही आप सीधा जाकर लोगों की बातों में आकर कोई ऐसा PSU ना खरीदें कि 650 वॉट्स का है या 800 वॉट्स का है, इतनी ज़्यादा पावर वाला मत लें। आप पहले अपने क्या करो, अपने सिस्टम को लो, उसका सारे कंपोनेंट्स को रिसर्च करो, उनकी जो पावर होगी उसको कैलकुलेट करो कि कितनी पावर वो लेने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना PSU खरीदो। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप महंगे वाला ही PSU खरीदें, बिकॉज ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी ने कोई चीज़ महंगी बनाई है तो उसका कोई तो बेनिफिट होगा, राइट। तो उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सस्ते वाले ही डलते हैं। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट कर दूंगा कि कॉर्सर की आप हमेशा PSU खरीदें। और क्या नाम है, एक कूलर मास्टर का भी आता है, वो भी आप खरीद सकते हो। और उनका क्या फ़ायदा होता है कि आपको उनके साथ एक वारंटी कार्ड मिलता है, वारंटी मिलेगी बेसिकली आपको उसकी। अगर कोई भी इशू होता है तो आप लाइक आपको वो रिप्लेस हो जाएगा, या फिर अगर आपके PCU में कोई इशू आती है, CPU में आपके कोई, या फिर कंप्यूटर में कोई इशू आता है PSU की वजह से, तो वो भी कंपनी उसको देखती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी PSU खरीदते हैं या सप्लाई खरीदते हैं तो वो हमेशा आप महंगे वाली थोड़ा खरीदें, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा उसमें लगेगा आपका। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि एक एनटेक की सप्लाई आती है 550 वॉट्स की, तो वो होती है अराउंड 3500 की। एंड कॉर्सियर की ही सेम पहले आती होती थी अराउंड 3800 रुपीज़ की, बट अब वो आती है, उसमें एक नेक्स्ट मॉडल है जो वो पुराने वाला बंद हो गया तो नया आ रहा है, वो आता है 4400 का। तो मैक्सिमम 900 रुपीज़ का फ़र्क है। थोड़ा सा रुक के आप वो महंगे वाली ही लें जिसमें 900 का फ़र्क है, कॉर्सियर की है, अच्छी है। उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपकी जो अच्छा परफॉर्मेंस देगी आपका वो PSU, ठीक है। ये था हमारा 6th स्टेप। हाँ तो गाइस जो हमारा 7th स्टेप है वो ये है कि आप जब भी 7th स्टेप अपना ये फॉलो करें तो आप इस तरीके से करें कि जब भी आप एक कैबिनेट खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप मेरी वीडियो भी देखो, उसमें भी आपको दिखेगा कि एक अच्छा कैबिनेट है, तो आप वो डायरेक्ट मत खरीदो देखने के बाद, ठीक है। आप अपने कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अपना कैबिनेट को रिसर्च करके आप उसको चेक करो कि कौन सा लेना है। बिकॉज क्या होता है कि कुछ कैबिनेट्स छोटे होते हैं और आपको नहीं पता कि आप कौन सा सामान डाल रहे हो। अगर आपको पता है और आपको नहीं पता वो उसमें फिट आएगा या नहीं आएगा, तो अगर आप कैबिनेट ले रहे हो वो आप लास्ट में ले सकते हो जब आपका सारा सामान आ गया। बिकॉज आप वो एक शॉपकीपर को बताकर उससे बोल सकते हो कि मेरा ये सामान है
तो मैं उसमें ये डालूंगा तो ये पूरा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपका अगर कैबिनेट आपके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग है तो वो फंसा फंसा नहीं लगेगा। बिकॉज अगर मैं बताता हूँ आपको, आप कैबिनेट लोगे 100% आप टेम्पर्ड वाला लोगे जिसके साइड में टेम्पर्ड होगा और अंदर RGB दिखे, राइट। तो अगर आप एक छोटा कैबिनेट लेते हो तो आपका जो सामान होगा बहुत फंसा फंसा लगेगा, आपकी सप्लाई हो सकता है उसमें फिट ना आए, आपकी जो वायर्स होंगी वो ऐसे दिख रही होंगी, राइट। तो इस वजह से आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग आप उसके कैबिनेट्स को खरीदें। और क्या होता है, कभी कभी मैंने कुछ देखा है कि जो आप बीच में कूलर लगाते हो प्रोसेसर के ऊपर, वो वाला क्या होता है, कुछ कुछ हमारे जो AMD का आता है वो तो सिंपल होता है, जिसका फेसिंग मतलब मिरर की साइड फेसिंग होती है और छोटा होता है वो। बट कुछ जो होते हैं क्या नाम है, फैंस होते हैं, कूलर्स होते हैं, वो ऐसे खड़े होते हैं जिसका फैन अंदर की साइड ही दिख रहा होता है। उसका क्या नुकसान है कि वो बाद में टेम्पर्ड ग्लास के साथ टच होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, वो टावर की तरह खड़े रहते हैं जो कि बहुत वियर्ड लगते हैं। तो आप एंड में उसको भी चेंज करोगे ही, करना ही पड़ेगा। इसलिए आप वहाँ पे पैसे वेस्ट करने की जगह आप कैबिनेट तभी चूज़ करो, पहले अपने कंपोनेंट्स ले लो, उसके बाद आप शॉपकीपर से पूछो कि ये ऐसे ऐसे मेरा कंपोनेंट्स है, मैं इसमें डालने वाला हूँ और मेरा ये फिट आएगा या नहीं आएगा, मिड टावर लेना है, फुल टावर लेना है, ये क्या लेना है आपको, वो बताएंगे, ठीक है। ये था आपका 7th स्टेप। हाँ तो गाइज ये है हमारा लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट, कि आप अगर जब भी एक सामान कुछ भी ले रहे हैं, आप पीसी का कुछ भी कंपोनेंट्स ले रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि आप ऑफलाइन मार्केट से हमेशा एक बार कंफर्म करें। ऑफलाइन मार्केट में आपको हमेशा सस्ती चीज़ मिलेगी। आप क्या करो, आपको जो जो सामान लेना है पहले आप उसकी रिसर्च करो, ठीक है, आप उसको नोट कर लो। नोट करने के बाद अब वो सारी चीज़ें अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे सब जगह आप MD कंप्यूटर्स वगैरह सब जगह आप चेक करो, उसके प्राइजेस क्या हैं। प्राइजेस चेक करने के बाद वही सेम लिस्ट आप बाहर ले जाओ अपने ऑफलाइन मार्केट में, जो सप्लायर होगा, जो अच्छा बंदा होलसेल में देता हो या कुछ देता हो। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं नेहरू प्लेस जाता हूँ। नेहरू प्लेस में मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने सारे कंपोनेंट्स पे मैंने प्राइस लिखा। एक दिन मैं गया और मैंने जाकर वहाँ पर प्राइस पूछ लिया और मुझे ये पता लगा कि ऑनलाइन से काफ़ी सस्ता प्राइस था। बिकॉज जैसे मैंने ये बताया, रैम मेरी ये मुझे ऑनलाइन मिल रही थी अराउंड 38 की और मैंने ये 3200 रुपीज़ की खरीदी, जो कि मुझे बहुत सस्ती पड़ी ऑफलाइन मार्केट से। क्या होता है कि जो अमेजोन वाले होते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अमेजोन वाले क्या होता है कि अगर मैं एक अमेजोन सेलर हूँ और मुझे अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे डालना है, तो मेरा क्या होगा कि अगर मेरी चीज़ 3000 की है तो मुझे वो 3700 रुपीज़ की डालनी पड़ेगी। बिकॉज उसमें से 300 से 400 रुपये अमेजोन अपना कमीशन ले लेता है, जो कि हमारे लिए नुकसान है। बिकॉज वो 400 रुपये एक्स्ट्रा सेलर को डालने पड़े और वो कौन उसको भुगतेगा, हम कस्टमर। इसलिए अगर आप वही चीज़ बाहर से जाकर लेते हो, अगर आप वो सप्लायर से लेते हो, बाहर के ऑफलाइन सप्लायर से लेते हो, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो बंदे ने कमीशन किसी को देना ही नहीं। तो वो क्या करेंगे, आपको 37 वाली चीज़ 33 में दे देंगे, 400 रुपीज़ सीधा लेस। आप उन्होंने एक्स्ट्रा कोई लगाया ही नहीं, आपको वो फ़ायदा पड़ेगा। और डायरेक्ट चीज़ क्या होगा कि आप जाकर शॉप से ले रहे हो, आपको कोई फेक चीज़ का या फिर डिलीवरी का वेट करने का कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन नहीं। बट बाय चांस अगर आपको कोई सस्ती चीज़ ऑनलाइन मिल रही है तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। बिकॉज मुझे सही बताऊं, विश्वास नहीं होता ऑनलाइन वाली चीज़ों पे, क्योंकि हमें प्री पे करना पड़ता है और COD में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो बंदा वहाँ से लेकर आता है वो बंदा पैसे लेकर ही जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि जो डिलीवर कर रहा है कि ये चीज़ पुरानी आई है, सस्ती आई है या बेकार आई है या कुछ भी, वो पैसे लेकर ही जाएगा। तो आपका नुकसान है, आप रिटर्न करते रह जाओगे, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन मार्केट से ही लो। बट अगर आपको ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो आप उसको चेक करो, उसके रिव्यूज़ देखो लोगों के कि क्या लोगों ने रिव्यूज़ दे रखे हैं। अगर अच्छे रिव्यूज़ हैं, अच्छा सेलर है, एक रेप्यूटेड सेलर है, तो आप उसको ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको वो बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। ऑफलाइन में भी क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, पैसे बचाओ, बेसिकली आप पैसे बचाओ। बट मैं फिर से यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन मार्केट से लो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप नेहरू प्लेस जाओ। नेहरू प्लेस में आपको काफ़ी सस्ता माल मिल जाएगा, सस्ता सामान मिल जाएगा, और माल नहीं मिलेगा, सामान मिल जाएगा। और उसके बाद कहीं सोचो आपकी कौन सा माल मिलेगा,
तो उसके बाद अगर आप रहते हो ईस्ट दिल्ली में तो आप लक्ष्मी नगर जा सकते हो। एंड मुझे दिल्ली का ज़्यादा पता है, मुझे बाकी सिटीज़ का पता नहीं, बट अगर हाँ आपको बाकी सिटीज़ आप कहाँ कहाँ रहते हो मुझे आप कमेंट्स में बताओ। मैं आपको मेरे जहाँ जहाँ कनेक्शंस हैं मैं वहाँ पर पूछ कर आपको वहाँ की बेस्ट मार्केट है, वहाँ की बेस्ट शॉप्स बताऊँगा जहाँ से आप लेके आ सकते हो। तो कमेंट ज़रूर करो और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से, मैं आपके रिप्लाई करके चेक करके बताता हूँ कि कहाँ से आप ले सकते हो। हाँ तो गाइज थैंक यू सो मच आपका ये मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। आपने इतना मेरा वेट किया मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, शेयर करो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है। आपके लिए मैं और वीडियोस ऐसी इंटरेस्टिंग लेके आता रहूँगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कुछ हो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपके रिप्लाईज करूँगा या फिर मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊँगा। और दूसरी एक चीज़ जो आप लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए भी बहुत एक खुशी की चीज़ है कि मैं इस रैम का गिव अवे करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ अगर मुझे इस वीडियो पर अराउंड 10,000 व्यूज़ आते हैं, ठीक है, तो मैं इस पर एक लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में AMD का Ryzen 5 3500 प्रोसेसर जिसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ, जिसका प्राइस अराउंड 12,000 है। सो गाइज देर मत करो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, फिर आप एक AMD का Ryzen 5 जीत सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।